हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। संख्या पद्धति का हमने बेसिक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 - 2 - 3 का 245वां अंक क्या होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 - 2 - 3 - 3। आगे ऐसे ही आगे चलेगा ये 2 - 2 - 3 ऐसी एक श्रृंखला चल रही है। इसमें पूछा है 245वां अंक क्या होगा। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है ना 2 - 2 - 3 - 3 ये 4 अंकों की चल रही है। ये फिर से वही 4 अंक फिर आगे से चलता जाएगा ये आगे तक। तो हमसे पूछा है 245वां अंक कौन सा है। तो 4 4 अंकों की क्या बन रही है यहाँ पे श्रृंखला। 4 4 अंकों की श्रृंखला बन रही है ना। तो 245वां अंक हमें ज्ञात करना है। तो 245 में हम 4 का भाग दे देंगे यानी पूरा पूरा चल जाएगा। नहीं तो पूरी पूरी क्या आ जाएगा हमारी श्रृंखला। जो बचेगा शेष उसमें से हम इनमें से जो भी एक शेष बचेगा तो हमारा 2 आएगा। अगर और 2 शेष बचा तो -2 आएगा। तो इसमें 4 का भाग देंगे 245 में। 4 6 24 और 4 एकम 4 यानी 61 बार तो पूरा पूरा गया है और एक हमारा क्या बचा है शेष। यानी 61 बार तो ये श्रृंखला पूरी पूरी जा रही है। 2 - 2 - 3 यानी ऐसा यानी 4 4 की जो श्रृंखला है वो 61 बार तो पूरी पूरी जा रही है। बाद में बचा हमारा एक शेष बचा है। तो इसमें पहला अंक क्या है हमारा 2। अगर 2 शेष बचता तो हम लेते -2। अगर 3 शेष बचते तो हम लेते 3। अगर 4 शेष बचता तो 4 शेष बचता तो पूरी श्रृंखला ही कंप्लीट हो जाती। तो एक शेष बचा है तो यहाँ अपन क्या लेंगे एक अंक यानी कि ये 61वां श्रृंखला होगी यहाँ से यानी कि वहां से एक से चलती आई है और 61 की श्रृंखला। अब एक शेष बचा है तो अगला अंक क्या आएगा हमारा 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 2। इसको उतार लो और वीडियो को रोक लेना उतार लेना। फिर बाद में अगर समझना है दोबारा तो फिर से देख लेना वीडियो को। आज हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं तो इतनी ज़्यादा देर हम समझा नहीं पाएंगे। तो क्या है ये उतार लेना इसको और फिर बाद में दोबारा समझना है तो दोबारा वीडियो को देख लेना। अगला क्वेश्चन है यदि n कोई प्राकृत संख्या है। यदि n कोई प्राकृत संख्या है यदि n कोई प्राकृत संख्या है। यदि n कोई प्राकृत संख्या n कोई प्राकृत संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n है तो n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। बता किस बड़ी से बड़ी सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा।
संख्या से विभाजित होगा। n कोई प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या हमको पता है, प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 अनंत। तो n हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या है, 1। तो हम पहले n का मान 1 रखेंगे। हमारा n की पावर 3 माइनस n, इस फॉर्मूला सॉल्व करेंगे इसको। n की पावर 3 माइनस n, ये हमें सॉल्व करना है। n की पावर n बराबर हमें रखना है पहले 1। n की जगह रखा थी 1 घात 3 माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे। n की घात 3 है। अगर n को 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इससे तो हमारा कोई ये सवाल है जो सही नहीं है ये। तो अब रखेंगे हम n बराबर 2 रख के चेक करेंगे। n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर n क्या रखेंगे, 2। 2 की घात 3 माइनस 2। 2 का क्यों होता है अपना 8, 8 माइनस 2 बराबर 6। यानी सब उसने पूछा सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, तो वो होगा हमारी 6। 6 हमारा आंसर है। यदि n कोई प्राकृत संख्या है, पहले तो हम छोटी से छोटी संख्या लेके सॉल्व करेंगे। अगर छोटी संख्या से अगर हमारा सॉल्व सही नहीं हो रहा है तो फिर उससे अगली संख्या लेंगे। 1 रख के हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर नहीं आया। अब हमने n बराबर क्या लिया, 2। 0 कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या है, 0 नहीं। तो n बराबर हमने क्या लिया, 2। 2 रखने पर n की जगह 2 रखा, n 2 का पावर 3 माइनस 2। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2, 8 में से 2 गया 6। इसको निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर 6। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, वो होगा 6 से। इसको उतार लो। अगला सवाल, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो, n एक प्राकृत संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा, सदैव किससे विभाजित होगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक 1 सदैव किससे विभाजित होगा। प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 यानी कि 1 से स्टार्ट होके अनंत तक। n का मान हम पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। अगर 1 से हमारा सवाल हल हो रहा है तो n का मान 1 ही रहेगा। अगर 1 से नहीं हो रहा तो n का मान क्या रखेंगे, फिर हम 2। इसको हल करेंगे।
एन स्क्वायर कोष्टक एन स्क्वायर माइनस वन। अगर हम एन एक लेते हैं, अगर एन का मान हम एक रखें तो एक स्क्वायर माइनस एक या जीरो हो जाएगा, तो एन वन रखने से तो कोई फायदा है नहीं। तो हम एन बराबर रखेंगे दो। दो रखने पर एन की जगह दो रखने पर एन की जगह दो रखेंगे, दो दो का स्क्वायर कोष्टक दो दो पावर दो माइनस एक, दो दूनी दो को गुणा करेंगे दो बार तन चार, दो का यहाँ दो बार गुणा करेंगे तो चार माइनस एक, चार चार में से माइनस एक कम किया, माइनस एक हटाया तो तीन, चार इंटू तीन बराबर 12। तो सदैव किससे विभाजित होगा? 12 से। एन स्क्वायर कोष्टक एन स्क्वायर माइनस वन कोष्टक वन, एन का मान हमने रखा है दो, दो की पावर दो कोष्टक दो की पावर दो माइनस एक, दो का पावर दो क्या होता है? दो का स्क्वायर कितना होता है? चार, दो का स्क्वायर चार माइनस एक, दो चार कोष्टक चार में से एक कम किया तो कितना बचा? तीन, तो कोष्टक हटा दो गुणा का चिन्ह, चार इंटू तीन बराबर 12। तो इसका आंसर होगा हमारा 12। इसको उतार लो। यदि n एक सम संख्या है, अगला सवाल है हमारा, यदि n एक सम संख्या है यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस एक निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त n, यदि n एक सम संख्या है तो कोष्टक n की 6 की पावर n माइनस वन निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? अब की बार हमारी क्या दिया है? सम संख्या। तो n बराबर हम लेंगे दो या चार या छह या आठ, यानी कि सम संख्या लेनी है। तो n बराबर दो रखकर, दो रखने पर n बराबर दो रखने पर इसको हल करेंगे, 6 की पावर n माइनस एक, n n बराबर क्या? दो रखने पर 6 की पावर दो माइनस एक, 6 दो गुणा 6 यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 माइनस एक बराबर कितना? 35। तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? यानी 35 से विभक्त होगी। हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 45। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी किससे विभक्त होगी? 35 से। इसको उतार लो।
वीडियो रोक लेना, फिर उठा लेना अगला सवाल। किसी संख्या को, किसी संख्या, मैं एक बार सवाल उठा देता हूँ। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब हमारी संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। कोई संख्या है n जिसमें 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब वो कह रहा है कि संख्या 2n को भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। सॉल्व करेंगे। ये कोई संख्या है n में क्या दे रहे हैं अपन, 4 का भाग, तो अपन को शेषफल कितना मिल रहा है, 3। जो अपना सवाल बोल रहा है किसी संख्या n को भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यानी कि शेषफल 3। तो जब भाजक निकालते हैं n का मान निकालेंगे यहाँ तक कि ये तो अपना होता है भाज्य, ये शेषफल, ये भागफल, और ये क्या है अपना भाजक। भाज्य निकालने का सूत्र, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपन को भाज्य निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, भाजक अपना कितना है 4 गुणा भागफल कितना है अपना 1 प्लस शेषफल कितना है अपना 3। 4 गुणा 1 किया 4 प्लस 3 बराबर कितना आया 7। n का मान यहाँ अपने को क्या प्राप्त हुआ है 7। किसी संख्या n, यानी कि n का मान कितना होगा 7। 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक भागफल और शेष कितना बचा 3। अब वो कह रहा संख्या 2n को, n का मान हमें यहाँ मिल गया है 7, तो संख्या 2n, संख्या 2n n का मान यहाँ कितना है अपना 7, 2 इंटू 7 कितना होगा 14। अब ये 14 में क्या करेंगे हम, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 4 का भाग देंगे 14 में, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 3 बार, 4 तिया 12, 3 बार भाग गया पूरा, और 2 क्या बचा अपना शेषफल। अपन से क्या पूछ रहा था शेषफल, तो शेषफल क्या आ गया अपना 2। ये हमारे क्या होगा आंसर। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। हमने n में भाग दिया, एक भाग वाला और 3 शेषफल, हमने भाज्य निकाल लिया
एन क्या है यहाँ पे भाज्य, भाज्य निकाला तो अपना भाज्य एन बराबर कितना आ गया 7, 7 को 2n यानी कि 2 गुणा एन की जगह क्या रखा अपना मान 7, क्यों एन बराबर कितना है अपना 7, 2n 2 गुणा 7 किया 14, 14 में 4 का भाग दिया 4 किया 12, 3 बार तो पूरा पूरा चला गया, 14 में से 12 कम किए तो कितने बचे 2, 2 अपना क्या है शेषफल, तो इसका आंसर होगा अपना 2। इसको उतार लो। फिर अगला सवाल, अगला सवाल है जो रेलवे में 2005 में पूछा हुआ सवाल है, इसको रोक लेना वीडियो को फिर उतार लेना। रेलवे ने 2005 में पूछा हुआ सवाल है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। रेलवे ने 2005 में पूछा था वो सवाल, यानी कि सन 2000 से लेके 2018 तक की जो वैकेंसी रेलवे में एसएससी जो भी है उन सारी वैकेंसियों की सवाल मैं करवा रहा हूँ, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सबको करवा रहा हूँ। स्टार का छोटा यानी कि स्टार, इसका मान क्या था का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मान क्या होगा, क्या होगा कि संख्या, ये संख्या 67 35 स्टार 35 स्टार 1, ये अपनी कोई संख्या 67 35 और स्टार का मान हमें क्या करना है याद करना है 1, ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो, पूर्णतः 9 से विभाजित हो, विभाजित हो। स्टार का मान सबसे छोटा मान होना चाहिए, यानी बड़ा नहीं, छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्टार का मान लेना है अपन को। और 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित होने। अपन को पता है 9 का भाजकता का अपने नियम पढ़ा था, 9 का नियम है अंकों का योग बटा 9, ये क्या है 9 का नियम है, भाजकता का नियम। अब हल करेंगे 67 35 स्टार 1, अब इन अंकों को जोड़ लेना है, 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22, 22 बटा 9। अब 22 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 का उसमें भाग चला जाए, ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर मैं 1 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 23, 23 में 9 का भाग जाता ही नहीं है। अगर मैं दो जोड़ूं तो ये हो जाएगा 24, 24 में 9 का भाग नहीं जाता। तो ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 27, और 27 में 9 का भाग जाता है, 9 1 9 9 3 27, यानी 3 बार पूरा पूरा भाग चला। हमने क्या जोड़ा है 5, तो स्टार की जगह हमारा क्या आएगा 5, यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी स्टार का सबसे छोटा से छोटा मान क्या है 5। अगर मैं 4 जोड़ता 22 में तो कितने होते 26, 26 में 9 का भाग नहीं जाता। इसे उतार लो। ये रेलवे ने पूछा था 2005 में। अगला सवाल करेंगे, फिर वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना। जितने हो सके उतने क्वेश्चन कराएंगे, करीबन करीब 100 से 150 के बीच में मैं संख्या पद्धति के आपके क्वेश्चन कराऊंगा। और सब क्वेश्चन कोई सी में कोई सी एग्जाम में आए हुए है, एसएससी हो, एओ हो या रेलवे हो,
अगला क्वेश्चन है अपना 156 स्टार 942। 156 स्टार 942, ये संख्या है ना, ये 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, पूर्णतः विभक्त। तो स्टार की जगह ऐसा क्या मान रखूं मैं जो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए। 11 का अपना भाजकता नियम है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। अगर 0 और 11 आ जाए, 11 का कोई सा भी गुणज हो, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, कोई सा भी गुणज हो, 0 या 11 आ जाए अंतर, तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें वही करेंगे, इसको हल करेंगे। 56 स्टार 942, चाहे आगे से कर लो या फिर पीछे से, कहीं से भी काउंट कर लो। सम संख्याओं को अलग जोड़ लो और विषम संख्याओं को अलग जोड़ लो। 2 9 11, 11 6 17, 17 रे 18, यानी विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग कितना है अपना 18। अब सम संख्या कर लो, यानी ये पहली विषम, फिर दूसरी सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, 4 और स्टार, इसके बाद में क्या है 9। सम संख्याओं, सम संख्याओं का योग 4 5 9 9 हो रहा है। तो ऐसा क्या जोड़ू मैं इसमें कि भाई 18 हो जाए, 18 में 18 जाए तो कितना बचेगा 0, यानी कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, 18 माइनस 9 यानी कि 9। अगर मैं 9 और जोड़ दूं 9 इसमें सम संख्या में, तो ये भी क्या हो जाएगी 18, और 18 में से 18 तो कितना बचेगा 0, और 0 आएगा तब क्या होगा, अपनी भाजकता का जो नियम है कि सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर 0 हो या फिर 11, तो उसमें 11 का पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या। तो इसमें क्या जोड़े हम 9, तो स्टार की जगह हमारा क्या मान आएगा 9। अगर मैं यहाँ स्टार की जगह 9 लिख देता हूँ तो 4 9 13 और 13 5 18, 18 इनका हो रहा है 2 और 9 11, 11 6 17 और 1 18, 18 में से 18 गया तो कितना बचा 0। और हमारा भाजकता का नियम ये कहता है 11 का कि भाई सम संख्याओं का योग और माइनस विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आना चाहिए 0 या 11, उनका अंतर। तो यहाँ क्या आ गया 0, तो ये संख्या क्या होगी पूर्णतः व्यक्त। स्टार की जगह अगर हम 9 रखें तो यह होगा हमारा आंसर। ये एसएससी ने पूछा था 2009 में, ये सवाल एसएससी ने पूछा था 2009। इसको उतार लो। अगला सवाल है यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। यदि 1/3/6, यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का मान क्या होगा। यदि 1/3/6 11 से पूर्णतः क्या है विभक्त, विभक्त है,
तो हमसे पूछा है कि y का मान क्या है। हमें 11 का भाजकता का नियम को पता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसे हम हल करेंगे 1/3/6। अब सम संख्या एक तरफ जोड़ लो और विषम संख्या एक तरफ जोड़ लो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 3 9 और 9 और 1 10। ये तो क्या होगा विषम वाली, कितना हो गया 10। अब y की जगह मैं क्या रखूं, एक ही अंक लेना है, या तो 1 लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो या 5 लो, जो कितना हो जाए 10। अगर मैं y की जगह 3 लेता हूं तो 3 और 3 6 ही होंगे। अगर मैं y की जगह 4 लेता हूं तो 4 4 8। अगर मैं y की जगह 5 लेता हूं तो 5 और 5 10। और यहाँ भी विषम संख्याओं का योग कितना हो रहा है 10। 10 में से 10 गया तो कितना बचा 0। तो ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगी y की जगह 5 रखने पर। y की जगह 5 रखने पर 5 5 5 और 5 कितना हो गए 10। सम संख्याओं का योग कितना होगा 10। 10 में से 10 घटाए तो कितना बचा 0। और 11 का नियम ये कहता है कि 0 अंतर, यानी सम संख्या और विषम संख्या का अंतर 0 हो या फिर 11 हो। तो इसमें क्या आएगी 0 आ गया। तो ये y का मान कितने रखने पर 5। तो यहाँ आंसर क्या आएगा अपना 5। उतार लो इसको। अगला सवाल है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। सवाल उतारने में काफी टाइम लग जाता है। अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि किया क्लिक करा गया सवाल, पहले लिखना पड़ता है फिर उसको सॉल्व करें। और धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी उसकी। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को लिख देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष कितना बचता है अपना 3। शेषफल कितना बचता है शेषफल 3। उसी संख्या को, यानी प्राप्त शेषफल उसी संख्या के वर्ग को प्राप्त होता है। शेषफल प्राप्त होता है उस संख्या वर्ग, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग, संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है या शेषफल बचता है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है, और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। हल करेंगे इसका। माना वो संख्या कोई x है, माना वह संख्या x है। एक बार मैं बेसिक से करवा देता हूं, फिर सीधा ही बता दूंगा ट्रिक से।
सीधा तो है, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 और 9 में भाग दे दो, 6 का 6 कम 6 एक बार कितना बचा, 3 6, ये हमारा आंसर। तो मैं बेसिक से बता देता हूँ एक बार। मानो वो संख्या x है, x में भाग दिया, 3 क्या बचा अपना शेष, तीन क्या बचा शेष। तो ये संख्या की भाजक, ये भाज्य अपन को निकालना है, तो क्या करेंगे, भागफल को इंटू भाजक से करेंगे, फिर शेषफल जोड़ेंगे। तो 6 कम 6 और 3 9, तो अपना भाज्य क्या आ गया, 9 आ गया। अब कह रहे हैं 9 का क्या करें अपन, वर्ग। 9 का वर्ग करने का पर 9 एक 9 9 81। अब 81 में 6 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। अब इसमें जो 6 का भाग, 6 एकम 6 2 एक उतार जाए 21 6 तिया 18, कितना बचा 3 शेष। चाहे यहाँ सीधा कर लो ट्रिक से या फिर ऐसे बेसिक से कर लो। अगर पूछे कितना शेष दे रखा है, फिर से विभाजित करवा रहा है और शेष पूछ रहा है, तो जो शेष पहले दे रखा है उसी में भाग दे दो। अगर वर्ग करवा रहा है तो वर्ग कर लो, अगर वर्ग नहीं करवा रहा है तो मत करो। तो यहाँ करवा रहा था वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में 6 का भाग दिया, कितना शेष बचा 3, ये हमारे क्या हुआ आंसर। से उतार लो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। क्वेश्चन बड़ा है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लिख लेना वीडियो को रोक रोक के। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 213 को दूसरी संख्या 326 में जोड़ने से 3 अंकों वाली संख्या 5B9 प्राप्त होती है। यानी एक संख्या है 2A3, इसमें कितना जोड़ रहे हैं अपन 326 जोड़ रहे हैं, और जो तीसरी संख्या है इसके जोड़ने के बाद में वो हमें मिल गई है 5B9। और ये 5B9 किससे विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो हमें ज्ञात करना है 5A2B, 5A माइनस 2B ज्ञात करना है। तो A का मान ज्ञात करना और B का मान ज्ञात करना है। 9 का नियम हमारा ये कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग बटा 9। अब यहाँ अंकों का योग किया 5 और 9 कितना हो रहे 14, 5 और 9 कितना हो रहे 14। अब 14 में 9 का भाग जाता नहीं, तो ऐसा क्या करें कि हम एक ही जगह क्या रखें कि यहाँ जोड़ने पर वो आ जाए अपने, जो कितना हो जाए कि जो 9 से भाग चला जाए। अगर मैं यहाँ एक ही जगह 2 रखूं, एक ही जगह क्या रखूं 2, तो 2 और 2 यहाँ कितने होंगे 4। अब जोड़ 9 और 5 14 और 14 और 4 18।
ये कितना हुआ 18, और 18 क्या है हमारा 9 से विभाजित है। तो ए का मान क्या रखा हमने 2, और बी हमारा क्या आ गया 4। तो वही काम यहाँ करना है, 5 ए की जगह क्या रखना है 2 माइनस 2 बी की जगह क्या रखना है हमने क्या है 4, 4 रख दिया, 5 दूनी 10 माइनस 2 चौक 8, कितना बचा 2। ये क्या होगा हमारा आंसर। इसको उतार लेना। एक बार और बोल देता हूँ मैं इस सवाल को, ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने नहीं लिखा बोर्ड पे। 3 अंकों वाली एक संख्या 283 को दूसरी संख्या 326 में जोड़ने से 3 अंकों वाली संख्या 5b9 प्राप्त होती है। यदि 5b9 9 से विभाजित हो जाती है तो बताओ 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। ये अपना क्या था सवाल। सवाल अगर उतारना है आपको लिखना है तो वीडियो को रोक रोक के लिख लेना। मैंने आपको बोल दिया है, 2 बार बोल दिया, पहले बोल दिया था और अब दोबारा भी बोल दिया। इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, यदि P तथा Q अंक निरूपित करने के लिए, यदि P तथा Q अंक निरूपित करने के लिए निरूपित करते हो तो, यदि P तथा Q अंक निरूपित करने के लिए क्या करते हो तो कथन 5p 9 प्लस 327 प्लस 2q 8 बराबर कितना है 1114। तो इसको हल करेंगे। 5p 9 327 2q 8 और इनको जोड़ने पे कितना हो रहा है 1114। तो इसमें Q का मान पूछा है कि Q का मान अधिकतम कितना हो सकता है। Q का, ये अपना Q है, Q का मान अधिकतम कितना हो सकता है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करने के लिए 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 114, इनको जोड़ा है जब जाके आया 114। अब Q का मान पूछा है, Q का अधिकतम मान कितना हो सकता है। अगर मैं P बराबर 0 लेता हूं तब यहाँ कितना लूं मैं, Q बराबर कितना लूं 9 7 16 16 8 24 24 का यहाँ कितना आ रहा है 4, 2 अपन के पास में हासिल और है तो 2 और 2 4 तो अपने पास में है और अपन को लेना कितना है 1, 4 है। अब 4 में अगर अपन 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा 11,
11 में हमें क्या मिल जाएगा 1। अगर 11 हो जाए तो 1 यहाँ 1 उसकी हासिल, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 9 2 11। तो अपन को क्या लेना है 7। अगर मैं P का मान 1 रखूं तो Q का मान मुझे 6 रखूं, तब तो क्या हो रहा है 11। और उसने पूछा है Q का मान अधिकतम कितना होना चाहिए, तो मैं Q का मान 0 भी, P का मान 0 भी तो ले सकता हूँ। अगर मैं 0 लूंगा तो Q का मान कितना लेना पड़ेगा मुझे 7। अगर मैं 7 लूंगा, अब गिन लो 2 2 4 और 4 7 11। अब इससे 0 से कम तो मैं ले नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ के P छोड़ दूं। सबसे छोटा अंक ले लिया मैंने P के बाद 0 और यहाँ ले लिया 7, तो Q का मान अधिकतम कितना हो सकता है 7। ये हमारा क्या होगा आंसर। इसे उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को रोक लेना और फिर कर लेना। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, 48 को किस संख्या से मैं गुणा करूं कि प्राप्त फल जो प्राप्त है वो गुणनफल वो 173 इंटू 240 के गुणनफल के बराबर होगा। 240 के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होगा। सवाल तो क्वेश्चन है अपना 48 को किस संख्या से गुणा करूं कि ये दोनों की संख्या जो गुणा होके आएगी ना वो ये दोनों के बराबर होनी चाहिए। यानी कि x का मान इतना लेना है कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों क्या हो बराबर। 48 गुणा x, x तो हमने माना है कि कोई संख्या है, माना x कोई संख्या है। अभी हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, उसको तब सॉल्व करेंगे जब निकालेंगे तब। 48x बराबर 173 इंटू 240, x बराबर 173 इंटू 240 बटा 48। 4 का भाग देता हूँ, 8 या 24, 8 से 48, 8 का दे लेता हूँ, 8 या 24, 8 से 48, अभी और चले जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजो 30, 173 इंटू 5, 5 या 15 का 5 का ऐसा लगी 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 का ऐसा लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो x का मान क्या आ गया हमारा 865। अगर मैं 48 को और 865 को इन दोनों को गुणा करूं, जो मान आएगा वो इन दोनों को गुणा करने पर आएगा, तो ये दोनों क्या होगी बराबर। तो x का मान कितना आ गया हमारा 865, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसको उतार लो। आज यहाँ तक ही करेंगे, क्यों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत आती है हमें। तो अगली क्लास में करेंगे इससे आगे की सवाल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।